हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी लव यू माई एंजल, जिसको लिखा है द डेविल जी ने, और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 26 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 27 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। देहरादून पब्लिक स्कूल। रावी और वीरा लंच टाइम में लाइब्रेरी में बैठे थे। रावी ने कहा, देशिव भैया ने मीटिंग फिक्स कर दी है। वो डॉक्टर हमसे बात करने को तैयार है। बस वो या तो वीडियो कॉल पे या फ़ोन पे बात करेगा। वीरा ने शेल्फ बुक में ढूंढते हुए कहा, अच्छी बात है, मुझे भी उससे फेस टू से नहीं मिलना है। रावी ने परेशान होते हुए कहा, दी आपको क्या लगता है वह मानेगा? वीरा ने बुक लेकर बैठते हुए कहा, लेट्स टॉक, उसके बाद ही कुछ रिजल्ट आएगा। एज्यूम करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वीरा भले ही ऊपर से कितना भी दिख रही थी, पर अंदर ही अंदर उसे काफ़ी टेंशन हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो लोग वापस क्लास में आ गए। जैसे ही वो लोग अपनी बेंच पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके बैग का सारा सामान गायब था। ये देख के वीरा की आंखें छोटी हो गई। उसने अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाई। उसने क्लास के कोने में रखी डस्टबिन में देखा और उस तरफ चली गई। उस डस्टबिन में वीरा और रावी की सारी बुक्स और कॉपी पड़े थे। उन दोनों के टिफ़िन भी उसी में थे। रावी गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, ये किसने किया है? हिम्मत है तो सामने आओ। वहाँ सारे बच्चे आपस में बात कर रहे थे और हंस रहे थे। जैसे ही उनके कानों में रावी की आवाज़ पड़ी, उन्होंने उससे देखा और कहा, हमें क्या पता, तुम्हें अपना सामान ढंग से रखना नहीं आता। रावी आगे कुछ नहीं चाहती थी, पर वीना उसका हाथ पकड़ लिया और बाहर जाते कहा, उन लोगों से बात मत करो, हम प्रिंसिपल ऑफिस जाएंगे। जैसे ही बच्चों ने ये सुना, उनका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया और उन सब एक छोटी लड़की बोली, तुम्हें क्या लगता है ये हमने किया है और तुम प्रिंसिपल सर को क्यों बोलोगी? वीरा मुड़ी और उसने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं कहा, प्रिंसिपल सर चेक कर लेंगे किसने किया है। ये कहते हो बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ऑफिस में एक तरफ रावी और वीरा खड़े थे और दूसरी तरफ पांच बच्चे। प्रिंसिपल काफ़ी परेशान दिख रहे थे। उसने कहा, तुम सब ने इन दोनों को का सामान क्यों फेंका? वो सारे बच्चे अभी भी घमंड में थे। उनमें से एक आगे आया और उसने कहा, तो आप हमें सज़ा देंगे? अब प्रिंसिपल कहता ही क्या? आखिर वो राजवंश खानदान के खिलाफ कैसे जा सकता है? उसने अपने सिर को पसीना पोंछा और रावी और वीरा को देखने लगा, जो बिल्कुल शांत खड़ी थी। तभी वहाँ कोई औरत आई और उसने काफ़ी गुस्से में लग रही थी। उसने प्रिंसिपल से कहा, मेरे बेटे को यहाँ बुलाने की हिम्मत किसने की? वो घूर के उस प्रिंसिपल को देख रही थी। तभी एक लड़का आगे आया। उसने कहा, मॉम, ये वो लड़कियाँ हैं जिनके कारण हमें यहाँ बुलाया गया है। उस औरत ने सामने खड़ी लड़कियों को देखा। एक पल के तो हैरान रह गई, और पर फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हो मेरे बेटे पे इल्ज़ाम लगाने की? रावी बोली, आपके बेटे ने हमारा सामान फेंका है। औरत ने कहा, तो क्या ये लो पैसे और जाओ यहाँ से। ये कहकर उसने एक नोट का बंडल उनके पैरों के पास फेंक दिया। जैसे ही वीरा ने देखा तो उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने अपना सिर उठाया और घूर के उस औरत को देखा। उस औरत ने जब वो देख आंखें देखी तो उसके कदम लड़खड़ा गए और वो नीचे गिर गई। प्रिंसिपल आ गया और उसने कहा, मिस ज्योति उठिए। हाँ, वो ज्योति ही थी। ज्योति अभी भी उन आंखों को देख रही थी। तभी वीरा ने उन वो पैसे उठाए और ज्योति की ओर आने लगी। उसके वो छोटे-छोटे कदम ज्योति के दिल की भारी कर रहे थे। उसने मन में कहा, आखिर क्यों ये आँखें और चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? तभी उसके कानों में वीरा की आवाज़ आई। उसने कहा, मिस, आपको ये पैसे ले लेना चाहिए। कोई नहीं जानता आपके पास कब इतनी कमी हो जाए। उसकी आवाज़ बहुत ठंडी थी। ज्योति को वो बहुत आवाज़ बहुत जानी-पहचानी लग रही थी। उसका दिल एक पल के लिए तो काँप उठा। उसने अपने हाथों में पैसे देखा और फिर उस दरवाज़े को जहाँ से रावी और विया चले गए थे। तभी उसे प्रिंसिपल की आवाज़ सुनाई दी, मिस ज्योति, हम सब ठीक कर रहे हैं, आप चिंता ना करें। ज्योति ने हर्ष की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं जा रही हूँ, ध्यान से पढ़ना, और कोई कुछ कहे तो अपना नाम बता देना, हर्ष राजवंश। ये कह के वो प्रिंसिपल को घूरते हुए चली गई। राजवंश कॉरपोरेशन। धैर्य अपने डेस्क पे काम समेटने कर जाने लगी तो वो थोड़ा लेट हो गई थी, इसलिए ऑफिस में कम लोग थे। जब वो बाहर जाने लगी तो उसका फ़ोन वहीं छूट गया था, पर वो जल्दी जल्दी निकल गई। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उनकी घर में बहुत शांति थी, और वह वीरा और रावी कमरे की तरफ गई। जैसे ही उसके दरवाज़ा खोला, वो हैरान रह गई। ज्वेलरी एंटरटेनमेंट कंपनी। राघव अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसके काम केबिन में ज्योति आई। राघव ने सिर उठा को देखा और अपने सामने ज्योति को देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, तुम यहाँ कैसे? राजवंश खानदान में आने के बाद ज्योति से जो पैसे राघव लेता था, उससे
उसने अपनी खुद की एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोल ली थी जो काफ़ी अच्छी चल रही थी। ज्योति उसके सामने बैठी और पास ही रखा पानी गिलास पूरा ही पी गई और उसने कहा, आज एक बहुत अजीब चीज़ हुई है। राघव ने गंभीरता से उसे देखा और पूछा, क्या हुआ? ज्योति ने कहा, मैं हर्ष के स्कूल गई थी, शायद उसने किसी को परेशान कर दिया था, पर जैसे ही मैंने उन दोनों लड़कियों को देखा जिसे हर्ष ने परेशान किया था, मैं हैरान रह गई। उनका सिर नीचे होने के कारण मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई थी, पर जैसे ही उन्होंने सिर उठाया तो तुम बिलीव नहीं करोगे मैंने क्या देखा। राघव चिढ़ के कहा, ज्योति सीधी से बताओ क्या हुआ। ज्योति ने कहा, राघव वह बिल्कुल वायु की तरह थीं, दोनों खास करके उनकी आंखें। राघव एक पल के लिए अपनी जगह जम गया और फिर उसने कहा, ये कोई गलतफहमी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि तुम जो सोच रही हो वैसा है, और जहाँ तक मुझे लगता है उस लड़की ने वह बच्चा नहीं रखा होगा। यू नो ना, उसकी एज बहुत कम थी, अगर उसकी फैमिली को पता भी चल गया होगा तो उन्होंने ज़रूर उसका ऑपरेशन करवा दिया होगा। अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो और इधर आओ। एक ही उसने ज्योति को अपनी बाहों में ले लिया, पर ज्योति के दिमाग में अभी भी उन आंखों को ही याद आ रहा था जो बिल्कुल उन कठोर आंखों की तरह थी जो वायु के पास हैं। राजवंश कॉरपोरेशन। सिद्धार्थ वायु के सामने खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा, भाई देख मेरे हाथ में क्या है। वायु ने बिना किसी इंटरेस्ट के साथ कहा, मुझे नहीं जानना। सिद्धार्थ मुंह बनाते हुए कहा, यार एक बात देख तो ले, मेरे हाथ में तेरी एंजल का फ़ोन है। वायु ने तुरंत सामने देखा। सिद्धार्थ के हाथ में एक पुराना सा ब्लैक कलर का फ़ोन था और सिद्धार्थ उसे अजीब तरह से देख रहा था। उसने कहा, तुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा पुराना है? देख इसको तो, टच पैड भी काम नहीं कर रहा। वायु खड़ा हुआ उसके पास जाने लगा। ये देखते ही सिद्धार्थ टेबल से दूसरे हिस्से चला गया। उसने कहा, तुझे क्या लगता है ये तुझे इतनी आसानी से मिल जाएगा? भूल जा, अरे ये तेरी एंजल का फ़ोन है, पक्का इसमें उसके बॉयफ्रेंड का नंबर होगा। अब वायु आग बबूला होने वाला था। उसने दाँत पीसते हुए कहा, सिद्धार्थ मैंने कहा मुझे दे दे। सिद्धार्थ ने कहा, ओहो इतनी बेचैनी। तभी धैर्य के फ़ोन पर एक मैसेज आया। सिद्धार्थ ने वो मैसेज खोला और पढ़ने लगा, आप अभी तक घर क्यों नहीं आई? ये उसने थोड़ा ज़ोर से कहा था। तभी उसने देखा कि वायु उसके सामने ही खड़ा था। वह उस फ़ोन को देखने में इतना बिज़ी हो गया कि उसका ध्यान ही नहीं रहा कि वायु उसके पास आ गया। अब उसके माथे पर पसीना आने लगा था। उसने वो फ़ोन टेबल पर रखा और केबिन से भागते हुए कहा, यार तो मैं तो बाहर जा रहा था, मुझे उसके डेस्क पे ये मिला, मैं थोड़ी चोरी किया था जो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो, अभी गोली मार दोगे? ये कहते हुए भाग गया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 27 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त है, तो इसी में मुझे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 28 ऐड करता हूँ। देखता हूँ कहानी में क्या होता है। धैर्य अभी भी हैरानी से अपने कमरे के गेट पे खड़ी थी। तभी कोई उसे गले लगकर कहने लगा, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। धैर्य अलग हुई और कहने लगी, आहना दीदी आप क्या कर रही हैं यहाँ? आहना ने मुँह बनाया और कहा, देखा 1 महीना भी नहीं हुआ, मुझे भूल गई। दगाबाज धैर्य ने उसे घूरा और कहा, आप नौटंकी क्यों कर रही हैं, बताइए। आहना ने कहने लगी, मेरी जॉब लग गई है यहाँ। मौसी ने कहा, तुम यहाँ हो तो मैं जा सकती हूँ। फिर वो दोनों रावी और वीरा के कमरे के अंदर आ गए। धैर्य उन दोनों को देख कहा, आपका स्कूल कैसा रहा? उन दोनों ने एक दूसरे को तरफ देखा और कहा, अच्छा था मम्मा, और अपने अपना बैग में कुछ सामान रखने लगीं। धैर्य ने ध्यान से उस बैग को देखा और कहा, यह बैग थोड़ा अलग लग रहा है। तो रावी ने कहा, आपने पहले ध्यान से नहीं देखा होगा, ये तो वैसा ही है, और वापस उससे लेकर अपनी बुक्स रखने लगी। धैर्य कुछ नहीं कहा और बाहर जाते हुए कहने लगी, हाँ अब हम आप सबके लिए खाना बनाते हैं। आना उसे रोकते हुए कहने लगी, छोड़ो यार, चलो ना बाहर चलते हैं। धैर्य ने उसे घूर कर देखा और कहा, आप आते ही शुरू हो गई, हम कहीं नहीं बाहर जा नहीं रहे। ये कहते हुए किचन की तरफ चली गई। आहना ने मुंह बनाया और कहा, तुम्हारी मम्मी सच में बहुत बोर हैं। वीरा ने आहना को देखा और कहा, इसे बोरिंग होना नहीं, मैच्योर होना कहते हैं। और वापस अपनी कॉपी में कुछ लिखने लगी। आहना ने मन में कहा, इसका कहने का मतलब क्या है, मैं मैच्योर नहीं हूँ? और फिर कहने लगी, तुम दोनों ना, इतना कहकर वो रुक गई और रावी और वीरा ने उसकी तरफ देखा। तभी अचानक आहना उन दोनों के गले लग गई और कहने लगी, और मैं तुम दोनों को ये सारी सारी बातें तो बहुत मिस कर ये सारी बातें छोड़ो, मैं तुम दोनों को बहुत मिस किया है। वीरा उसे दूर करते हुए कहने लगी, पर मैंने आपको मिस नहीं किया, तो जाइए यहाँ से। आहना के जाने के बाद रावी ने कहा, 10 बज गए, और फिर याद करने लगी कि क्या हुआ था। घर आने के बाद वीरा ने शिव को फ़ोन करके उसकी सारी बुक्स को और पहले जैसे बैग लाने को कह दिया था। शिव सारा सेम टू सेम सामान उनकी यहाँ वापस ले आया था, यहाँ तक कि कॉपी जो प्रिंट पहले ही था
कॉपी पर जो प्रिंट पहले था वो वैसा था, पर जो सामान इस पर लाया गया था वो सबसे हाई क्वालिटी का था। वो बैग जापान के फेमस डिज़ाइनर ने बनाया था। वीरा और रावी ने पहले सोचा था कि वो बाद में इस बैग को बदल देंगे, पर फिर भी यह नहीं सोचा था कि उन्हें आज भी करना पड़ेगा और उनके यह जापान से लाए हुए बैग अब काम आएंगे। इधर उस खंडर की बिल्डिंग के अंदर अंदर का माहौल बहुत ठंडा था। सामने 6 लोगों को बांध कर रखा गया था। उन सबके घुटनों के खून निकल रहा था। सबके मुंह अलग अलग तरह के घाव से भरे हुए थे। वायु वहां रखे सोफे बैठा था और अपने हाथ में पकड़े छोटे से फ़ोन को देख रहा था। उसने उस फ़ोन की तरफ देखते हुए ही कहा, तुमने वो बेस को क्यों बर्बाद किया? उसमें से किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी वायु ने रोका और राका की तरफ देखा। राका आगे आया, उस आदमी के पेट में मुक्का मारा। जैसे उस आदमी के मुंह से मुख खुला, उसकी जबान पकड़ के काट दी। वो आदमी चिल्लाने की कोशिश करने लगा, पर उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसके पूरे मुंह में खून ही खून बह रहा था। बाकी लोग ये देख के डर के काँप गए थे। तभी राका ने दूसरे आदमी को पकड़ा और उसकी 3 उंगली काट दी। अब उन लोगों का डर लग रहा था कि उनके साथ क्या होगा। उन्होंने कहा, हमारे बॉस का नाम हम नहीं बता सकते क्योंकि हमने कभी उन्हें देखा नहीं है। हमें तो यहाँ एक फ़ोन कॉल आया था जिसमें हमें बताया था कि हमें वो वहाँ पे बम ब्लास्ट प्लान करना है। प्लीज़ हमें जाने दो। राका ने उनके फ़ोन ले लिए और 2 आदमियों को गोली मार दी। वायु ने उन दोनों को उन दो जिंदा लोगों को तरफ देखा और कहा, इन्हें इन्हें कॉल को दे दो। राका ने अपने पीछे खड़े आदमी उन्होंने उठाने के लिए कहा और बाहर बड़े जंगल की तरफ ले गए। उन्होंने उन आदमियों की तरफ को उस जंगल में फेंक दिया और वापस उस बिल्डिंग के अंदर आ गए। थोड़ी देर बाद उन आदमियों को किसी की दहाड़ने आवाज़ आई और थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी काली परछाई उनके सामने खड़ी हो गई। जैसे ही उन्होंने सामने देखा, एक बड़े से पंजे में उसके चेहरे पर वार किया और थोड़ी देर बाद वहाँ सिर्फ हड्डियाँ ही बची थी। परछाई जंगल की तरफ ही गायब हो गई। दूसरा दिन वायु अपने ऑफिस के केबिन में बैठा था और करण उसके सामने खड़ा था। सिद्धार्थ सोफे पर बैठकर कुछ सोच रहा था। उसने वायु की तरफ देखा और मन में कहा, क्या मैं इसे बता दूं कि इसकी माँ और दादी मुझसे मिलने आई थी? नहीं नहीं, क्या पता ये क्या करे। वैसे भी मुझे इस पागल के मुंह नहीं लगना। तभी उसके कानों में वायु की आवाज़ आई, तुम्हें पागल बहुत पसंद है, क्या तुम पागल खाने जाना चाहते हो? ये सुनते ही सिद्धार्थ के रोंगटे खड़े हो गए। उसने वायु का मुंह बनाकर देखा और कहा, मैं इतना ज़ोर से भी नहीं सोचता। तू तू मेरी मन में तू मेरी मन में तू मेरी मन की बात भी सुन लेता है। वायु ने कहा, तेरा हॉस्टल बंद पड़ गया है। सिद्धार्थ ने उबासी लेते हुए कहा, नहीं, अभी नया स्टाफ शामिल हो रहा है। बिल्डिंग अभी अभी बनी है ना, तो बहुत काम है वहाँ। तू जो जानता ही है, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ शिफ्ट करने में मुझे कितनी परेशानी हुई है। तभी उसने गेट पर नॉक हुआ। करण ने गेट पर जाकर एक पार्सल लिया और वापस अंदर आ गया। उसने वह पार्सल वायु की टेबल पर रख दिया। वायु ने कहा, बताओ। कर्ण ने कहना शुरू किया, सर, जिस नंबर की जांच करने के लिए कल आपने कहा था वो शिव कुमार का है। सर, ये शिव कुमार RS कॉरपोरेशन में काम करता है। हम ये पता नहीं लगा पाए कि वो किसके लिए काम करता है। वायु ने अपनी आंखें चढ़ाई और कहा, RS कॉरपोरेशन वही जो पिछले 3 सालों से अचानक से दिखने लगी है। कर्ण ने कहा, यस सर। कहा जाता है इस कंपनी को 2 लड़के चला रही हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं है, बट सिर्फ एक रूमर है। सिद्धार्थ काफ़ी पीते हुए कहने लगा, यार मुझे भी उन लड़कियों से मिलना है। आखिर 2 लड़कियां इतनी बड़ी कंपनी कैसे चला सकती हैं? उनकी एज क्या बताई तुमने? कर्ण ने कहा, सर, रूमर यह है कि उनकी एज 7 साल है। सिद्धार्थ के मुंह से पूरी की पूरी काफ़ी बाहर आके टेबल फैल गई। उसने हंसते हुए कहा, यार कर्ण, तुम सुबह सुबह क्या मजाक कर रहे हो? वायु ने कर्ण से कहा, तुमने तुमने पता किया कि उनका कनेक्शन किससे है? कर्ण ने कहा, मैम, जिस बिल्डिंग में रहती हैं शिव उसके सामने वाले अपार्टमेंट में रहता है, शायद इसीलिए उनके पास उनका नंबर है। जब वायु ने धैर्य के फ़ोन में वो मैसेज देखा था तो उसने तुरंत ही उस नंबर की जांच के लिए दे दिया था। सिद्धार्थ रोने का नाटक करते हुए कहने लगा, भाई तू तो बर्बाद हो गया, तू लूट गया, तेरी एंजल किसी और के साथ मिल गई। वैसे तू किसी डेविल से कम नहीं लग है, पर यार तेरा पहला प्यार, इसके आगे वो कुछ कहता। तभी उसके मुंह पे एक मुक्का पड़ा और वो ज़मीन पे गिर गया। उसने देखा वायु से घूर के देख रहा था। वह हंसते हुए कहने लगा, यार मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो सीरियस हो गया। उसी समय तेजस अंदर आया और अंदर का नज़ारा देख के हैरान रह गया। उसने सिद्धार्थ को उठाया और कहा, भाई आप नीचे कैसे गिर गए? सिद्धार्थ ने मुँह में कहा, मुँह बनाकर वायु को देखा और कहा,
अपनी जलन और गुस्सा मुझ पर निकाल रहा है। तेजस को कुछ समझ नहीं आया। वह एक फाइल वायु को देते हुए कहने लगा, भाई ये एंजल क्लॉथ प्रोजेक्ट के बारे में है। हमने कई सारी कंपनी के साथ इसको लेकर चर्चा की है और प्रेजेंटेशन के हिसाब से हमने ये 2 कंपनी सेलेक्ट की है। आप देख लीजिए आपको किसके साथ काम करना है। तभी उसकी नज़र सामने रखी उस पैकेट पे गई। उसने कहा, भाई ये फ़ोन किसके लिए है? सिद्धार्थ भी अब तक उठ के चुका था। उसने अपना सिर तेजस के कंधे पर रखा और कहा, हाँ भाई ये फ़ोन किसके लिए है? वायु आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा और कहने लगा, मिस धैर्या के लिए। सिद्धार्थ और तेजस अपना मुँह खोल के उसे देख रहे थे। सिद्धार्थ ने मन में कहा, भाई थोड़ा तो कंट्रोल कर ले। तो तू यह बोल क्या रहा है? ये तेजस ने ये तेजस ने घर पे ये तेजस ने घर पर अगर कुछ बता दिया ना तो तेरा काम लग जाएगा। तभी उसके कानों में वायु की आवाज़ आई, कल मुझे उसका फ़ोन टूट गया था, इसलिए मैंने ये नया फ़ोन मंगवाया है। असल वायु में ही गुस्से में वो फ़ोन खुद तोड़ दिया था। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 28 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 28 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।